Hello guys, and welcome back to Prep House. Or my name is Pravesh, and I am the curator of this series called Superset Sociology. हम जो बात करते हैं हम बात करते हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस की। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो देखे होंगे, तो हमने वहाँ पे जो हमारा जो कोड है बेसिकली पेपर 1, उसकी यूनिट 1 दैट इज सोशोलॉजी द डिसिप्लिन, और उस यूनिट की हमने जो टॉपिक हमने जहाँ डिस्कस किया था वो था उसका इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे हम एक रेलेवेंट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे अभी इस वाले जो पार्ट में, वो रहेगा हमारा द सोशल चेंजेस दैट हैपेंड इन मेडिवल यूरोप। बेसिकली क्या हुआ था कि जो सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी इज नॉट लाइक अ साइंस के सपोज किसी ने दो पत्थर रगड़ के आग जला दी, सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इवॉल्व समथिंग लाइक दैट। वो उन लोगों को भी टाइम लगा इवॉल्व होने, बट पीपल नो अबाउट इट कि मैं अगर पत्थर इस डायरेक्शन में फेंकूंगा इस एंगल से तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे जाएगा। तो दे नो अबाउट फिजिक्स एंड थिंग्स, और वो डेवलप होना शुरू भी हो गई थी। हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता थे, हमें रथ बनाना पता था, हमें तलवार बनाना पता था, तो हमें एल्केमी के बारे में पता था, हमें केमिस्ट्री के बारे में पता था, हमें बायोलॉजी के बारे में भी पता था कि किस जानवर का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑपरेशन किस तरीके से हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें पता थी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में हमें इतना ज्ञात ही नहीं था। हम एक क्लोज चेम्बर में रहते थे, ये मान लीजिए कुएं के मेंढक जैसे थे हम। इंसान अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के लोग, और उसी बात पे डिपेंड करते हैं, जो नोबल्स ने कह दिया, जो आपके राजा ने जो कह दिया वो बात माननी है, जो आपके धर्म ने कह दिया वो बात माननी है। दे डेंट हैव देयर ओन विल, यानी उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। लेटर ऑन a lot of problems evolved slowly and a lot of changes evolved in the society as well. अब मैंने जैसे एक बात करी थी कि जो सोशोलॉजी है उसका इवोल्यूशन ही बेसिकली इस वजह से हुआ कि यार इतनी जल्दी चेंजेस आ रहे थे कि आदमी कोप नहीं कर पा रहा था उन चेंजेस को लेके। और जब वो कोप नहीं करवा रहा था तो बहुत ही ज्यादा एलियनेटेड फील करता था, वो बहुत ही ज्यादा क्योटिक फील करता था, एंशियस फील करता था। तो साइंस का मेन काम क्या है? प्रिडिक्शन करना। इट इज अ प्रिडिक्टिव टॉपिक कि भैया मैं ये जान सकूं कि अगर मैं कुछ कुछ ऐसा ऐसा करूंगा तो ऐसा ऐसा रिजल्ट मुझे मिल सकता है। और वो क्या देख के बताता है? वो जो पहले जो कुछ हो चुका है, वो जो घट चुका है, वो जो एक्सपेरिमेंटेशन उसने किया है उसको देख के ये जज करता है कि आगे में अगर कुछ और चेंजेस लाता हूँ तो ये चेंजेस आएंगे। पर सोसाइटी के लिए ऐसा कुछ चीज़ें नहीं थी। ना हमें ये पता था कि जो पहले से इवोल्यूशन होता आ रहा है ह्यूमन सोसाइटी का वो किस तरीके से हो रहा है। ना हमें ये पता था कि अगर ये चेंजेस जो आए हैं अभी हमारे समाज में, जो इतने रैपिडली आ रहे हैं, इससे आगे क्या चेंजेस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके। उस वजह से जो है एक नए साइंस का डेवलपमेंट होता है जिसे हम सोशोलॉजी की बात करेंगे। इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी की वो हम जो बात करेंगे वो वहां समझेंगे। पर ये कारण क्या थे कि जिन वजह से ये चेंजेस आए समाज में, वो हमें देखने को मिलते हैं जहाँ से सोशोलॉजी का जन्म होता है। जिस जगह से वो है यूरोप। और यूरोप में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं इन फ्रॉम द 14th सेंचुरी टू टिल आपका जो आज के टाइम पे भी आ ही रहे हैं, लेकिन जो सोशोलॉजी के इमरजेंस की अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी तक, 14 टू 19th सेंचुरी, 500 सालों में बहुत चेंजेस आए रैपिडली यूरोपियन सोसाइटी में। और उस वजह से जो आपको सोसाइटी को मापने की जरूरत पड़ी और तब सोशोलॉजी का इमरजेंस होता है। तो अभी हम इस टॉपिक में हम वही सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी और जो चेंजेस आए थे सोशल मेडिवल यूरोप में, हम उसके ही डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये इंट्रो हो गया इस चीज का। इफ यू नो कि भैया मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज की गुजारिश करता हूँ, दैट इज सब्सक्रिप्शन। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द वे आई टीच। और मैंने जो पहले के 5 लेक्चर्स डाले हैं आप वो देख सकते हैं, और 5 लेक्चर के साथ साथ आप एक पूरा कोर्स देख सकते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, फ्रॉम माई एनसीईआरटी डिस्टिल्ड कोर्स। वहाँ पे आपको पूरा का पूरा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मिल जाएगा फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। वो पूरा का पूरा वहाँ कवर्ड है विथ नोट्स। नोट्स आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है prephouse_edu, वहाँ से मिल जाएंगे। आप प्लीज़ डाउनलोड करिए और उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऑलराइट गाइस, सो विद दिस विदाउट एनी फर्दर अडू हम शुरू करते हैं इस चीज़ को। ओके, जैसा कि आप जानते हैं यूनिट 1 द सोशियोलॉजी डिसिप्लिन यही चल रहा है। इस टॉपिक का नाम है सोशल चेंज इन मेडिवल यूरोप। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे P1 U1 T1 फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी के हम जो इसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ये नोट्स को। ओके, एज यू नो पेपर 1 का है ये। ऑलराइट,
यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं उसका एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको, जो हम आगे आने वाले जो हमारे 8 लेक्चर्स रहेंगे, 8 लेक्चर्स बनाए मैंने इसके, तो 8 लेक्चर्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। डार्क एजेस, रेनेसांस, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, enlightenment, French Revolution, commercial revolution, industrial revolution and modernity. Alright guys. और यहाँ पे आपको इसके लेक्चर नंबर भी मिल जाएंगे सारे, जो आपको यूट्यूब से मैच करके देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे लेक्चर नंबर्स लिखे हुए हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो जो फ्लो है हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हुआ, पर्टिकुलर चेंजेस आते गए यूरोपियन सोसाइटी में, और वहां से हमें इसका इमर्जेंस देखने को मिलता है। ये जो हमने अभी ऊपर के 8 टॉपिक डिस्कस करे, इसी तर्ज पे जो फ्लो चला है सोशल चेंजेस का यूरोप में। ओके, सबसे पहला हमारा पॉइंट है इसमें डार्क एजेस। ये यहीं पे वही फ्लो लिखा हुआ है, आप वही नोटिस करेंगे, और हम बात करेंगे सीधे यहाँ पे डार्क एजेस की। तो डार्क एजेस क्या था कि जब रोमन सिविलाइजेशन जो था वो अपने एंड पे था, ये मान लीजिए क्रिश्चियनिटी वाज ऑन अ राइज, ठीक है, और यूरोप में लगभग 400 एडी, आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा, वहां से 400 साल के बाद यूरोप में बहुत बड़ा चेंज आना शुरू होता है, इतने ड्रास्टिक लेवल पे कि धीरे धीरे जो इवोल्यूशन होता है यूरोपियन सोसाइटी में, स्पेशली स्टार्टेड फ्रॉम इटली, जहाँ पे रोमन चर्च जो है आपका, कैथोलिक चर्च जो है वेटिकन में, वहाँ स्टैब्लिश होता है। वहां से जो है ये अपना एक नया सिस्टम चालू करते हैं कि भैया डिविनिटी इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू ह्यूमन काइंड। डिविनिटी इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू ह्यूमन काइंड फ्रॉम होम, फ्रॉम गॉड। भगवान की तरफ से हमें ये डिविनिटी जो है कि हमें इस तरह बनाया गया है, हमारा जो चेहरा है, वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हमने भगवान को नहीं भगवान बनाया, भगवान ने हमें बनाया है। ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है। चर्च स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल। चर्च प्रोवाइडेड लेजिटिमेसी टू किंगडम्स। अगर किसी को राजा बनना है तो उसके पास चर्च होना चाहिए, चर्च का समर्थन होना चाहिए, नहीं तो राजा नहीं बन सकता। चर्च हैड इट्स ओन मिलिट्री, चर्च हैड इट्स ओन फोर्स, उसके अपने रेवेन्यू सिस्टम थे, उसके पास इतनी जमीन थी चर्च के पास। ये इन्होंने क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, इन लोगों ने साइंटिफिक टेम्पर को पूरी तरह खत्म कर दिया चर्च ने। अगर आप साइंस के बारे में सोचेंगे तो आपको या तो विच घोषित कर दिया जाएगा, या फिर आपको सैटन जो शैतान है उसका कोई उसका पूजक आपको घोषित कर दिया जाएगा, और उसमें आपको मार दिया जाएगा। वहां पे कोई सुनवाई नहीं होती थी, आपका कोई पक्ष नहीं सुना जाता था बिल्कुल भी। राजा को भी चर्च की बात सुननी पड़ती थी। हर बड़े किंगडम में एक आर्च बिशप होता था। आर्च बिशप वॉजेंट इन द कंट्रोल ऑफ द किंग, इट वॉज इन द कंट्रोल ऑफ द पोप, हु यूज्ड टू कंट्रोल इट फ्रॉम द वेटिकन। कुछ भी आपको चेंजेस लाने हैं समाज में, कुछ भी नई पॉलिसी लानी है, कुछ भी नए काम करने हैं, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती थी वेटिकन से। इज इट अलाइंड विद द डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड? जो भगवान ने बोला है, जो भगवान की किताब में लिखा हुआ है, क्या जो मैं पॉलिसी चेंज लाने वाला हूँ, क्या वो अलाइन करती है उस पॉलिसी, यानी भगवान की कही हुई बात से? अगर वो नहीं करती है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इस तरीके का सिचुएशन डेवलप हो गया था यूरोप में, और इस तरीके का सिचुएशन जो चला है वहां पे, वो चला है करीब 1100 साल। यूरोप ने इतना कुछ झेला है 1100 साल। अगर आप देखते हो कि यूरोप इतना डेवलप्ड है एज अ होल कॉन्टिनेंट, इट इज सो मच डेवलप्ड देन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। स्पेसिफिकली अगर हम एशिया की बात करें, उसका मेन काम यह है दैट दे सेपरेटेड चर्च फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म लेकर आए वो लोग। उन्होंने बोला चर्च की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये सब आइडियाज इवॉल्व हुए। अभी हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि डार्क एजेस था क्या। ठीक है गाइस, मैंने बस आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दिया। द कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर इन 476 सी लेड टू द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मतलब हमने आपसे पहले ही कहा था, फ्यूडलिज्म का मतलब होता है लैंड बेस्ड सोसाइटी। ओके, लैंड बेस्ड इकोनॉमी, बेसिकली लैंड बेस्ड इकोनॉमी। लैंड बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है कि सब कुछ जो है आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। रेवेन्यू जितना भी आता था वो एग्रीकल्चर से ही आता था, कुछ और तरीका नहीं था पैसे कमाने का। राइज ऑफ फ्यूडलिज्म एंड इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ द चर्च, ये हमने बात कर ली। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द डार्क एजेस। The Dark Ages refers to the early medieval period of the European history, roughly 5th to 15th century, characterized by political instability,
feudalism, dominance of church, limited scientific inquiry and comparatively slow intellectual development. नाचना गाना बंद हो गया, आर्ट क्रिएट करना बंद हो गया, क्योंकि ये सब जो है चर्च की नज़र में गलत था। सब कुछ बंद हो गया, सब आपको अपना काम करना है, आपको यू हैव टू लिव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। भगवान ने आपको बनाया है, उसका शुक्र मनाइए और काम करिए, जो काम परमिटेड है एज पर द बाइबल, ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। डार्क एजेस वर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइन इन हिस्ट्री राइटिंग, डिक्लाइन इन लिटरेरी एक्टिविटीज, डिक्लाइन इन आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने कलोजियम आपको पता होगा, ओके, रोम में कलोजियम है जहाँ पे रोमन, आपने ग्लैडिएटर मूवी अगर देखी होगी तो वहाँ पे जो फाइट्स वगैरह होती थी स्लेव्स की और जानवरों के साथ लड़ाई होती थी, ये सब एक वो आर्किटेक्चर मार्वल है अपने आप में, ठीक है। द पैलेस ऑफ जूलियस सीजर, उसके बाद आपका कलोजियम, फिर आपका पॉम्पी, ये सब आपके आर्कोलॉजिकल मार्वल्स है, ये रीजन जो आपके इटली में आपको मिलते हैं। लेकिन आपको 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक कुछ भी इतना बड़ा ऐसा कुछ मार्वल क्रिएट होते हुए नहीं दिखता यूरोप में। उसका मेन कारण यही था, अदर देन चर्चेस। चर्चेस बहुत सारे बने इस समय पे वहां पे, हर गली गली में चर्च, एक गांव का एक चर्च, एक गांव के एक चर्च में एक फादर के ऊपर बिशप, बिशप के ऊपर मिनिस्टर, मिनिस्टर के ऊपर आर्च बिशप, आर्च बिशप के ऊपर आपके रेवरेंट, रेवरेंट के ऊपर आपके पोप, पूरा का पूरा हायरार्किकल सिस्टम था। और जैसे ब्यूरोक्रेसी, जैसे हमारा आजकल के भारत में जैसे ऑफिस चलते हैं कि भाई चपरासी से लेके आपके चीफ सेक्रेटरी तक पूरा का पूरा ऐसा हायरार्की बनी हुई थी, किसको क्या काम करना है, किसको कैसे कंट्रोल करना है, कितने लोगों को, उस तरीके का सिस्टम था यहाँ पे। प्रेवलेंस ऑफ सोशल इविल्स एंड सुपरस्टिशंस, बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशन और ये सब जो चल रहा था बहुत ज्यादा लेवल पे चल रहा था। मैंने कहा एक विच हंटिंग, आपने कहानियां सुनी होगी हैंसल एंड ग्रेटल, फिर आपने एक मूवी आई थी टैंगल्ड, ठीक है, उसमें विच की कहानी है, फिर बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं आपने फिर देखी होगी स्नो वाइट, उसमें भी विच की कहानी है। द स्लीपिंग ब्यूटी, वही विच की कहानी है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, उसमें भी भाई वो आधा इंसान आधा जानवर रहता है। ये जो कहानियां हैं ये जो है इस फेज में डेवलप हुई, फोक टेल्स हैं ये सारी, और ये सारी डेवलप हुई थी आपकी यूरोप में इसी समय पे। इसमें ये फोकस किया जाता था कि एक अच्छाई है और एक बुराई है, अच्छाई वाला हमेशा भगवान की तरफ से रहता है, भगवान इसे आशीर्वाद देते हैं, भगवान इसे ताकत देते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको एक वो पता होगा डेविड एंड गुलायत, डेविड को ताकत कहाँ से मिलती है कि तलवार निकाल ले वो पत्थर में से, वहीं से मिलती है। भगवान उसको प्रेस करते हैं, भगवान का चुना हुआ वो इंसान रहता है गुलायत को मारने के लिए। तो ये कहानियां जो है यहीं से डेवलप होती है कि भाई उनका इतना जो है ईश्वर का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस और इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ गया था रिलीजन का वहां पे इस समय पे। इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, कोई भी नई खोज नहीं हो रही थी, जो चल रहा है चलने दो, और आपका जमीन से जुड़े हुए हैं हम, हमको खेती करनी, खेती में भी कुछ नया नहीं आ पा रहा था। देयर वाज नथिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल, कि हम कुछ नए तरीके के क्रॉप्स उगाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। डोमिनेंस ऑफ फ्यूडल सिस्टम, लैंड बेस्ड सिस्टम, ठीक है, मैनोरियल सिस्टम जो हम कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च ओवर पॉलिटिकल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय चर्च एट दैट पर्टिकुलर। वो 1100 साल सिर्फ चर्च ने राज किया यूरोप में, राजा वगैरह सब चर्च के ही अंडर आते थे। राजा चर्च से बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं। कुछ मेजर थिंकर्स और हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं इस समय के बारे में वो देखते हैं हम, ठीक है। मार्क ब्लॉक, फ्यूडल सोसाइटी है इनकी किताब, इसमें लिखते हैं एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ मेडिवल फ्यूडल सोसाइटी। ये जो फ्यूडल सोसाइटी आपकी चल रही थी, मेनोरियल फ्यूडल सोसाइटी, इसके बारे में ये बात करता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिवल यूरोप। आप इनको यानी सिर्फ कोट कर सकते हैं, अगर आपको बात करनी है इस टाइम समय की तो आप हेनरी ब्लॉक का नाम लिख के आप आगे की ये कहानी बता सकते हैं। इसलिए मैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इतने सारे थिंकर्स कैसे आ जाएंगे, अरे करने पड़ेंगे भाई, इसका कोई भी जवाब नहीं है, इसका ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़ना है तो आपको थिंकर पढ़ने पड़ेंगे, 15 नंबर के लिए 5, 10 नंबर के लिए 3, इसके बिना आंसर मत लिखना। आंसर लिखना है तो ये होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप क्या लिखते हैं, आपके क्या समझ में आता है, वो आपके दिमाग के ऊपर है, वो मैं उसमें आपसे बात नहीं कर सकता उसके बारे में। मैं सिर्फ अपनी तरफ से जो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आते हैं मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप कोट कर लीजिए उसको और लिख लीजिए। लेकिन
जो मैं आपको दे रहा हूं कि आपको थिंकर का नाम और उसने क्या कहा, वर्ड टू वर्ड वैसा का वैसा आपको आंसर में लिखना है। एक भी वर्ड इधर से उधर, उधर से इधर नहीं होना चाहिए। नंबर चाहिए है तो करना पड़ेगा, हंस के करो, रो के करो, कुछ नहीं कर सकते इसमें। पर सोशियोलॉजी सोचने के हिसाब से इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत आसान है। सिर्फ मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ इसमें टफ पार्ट एक ही है सोशियोलॉजी में, पूरे सोशियोलॉजी में सिर्फ एक ही टफ पार्ट है, थिंकर्स और उन्होंने क्या कहा, ये याद रखना। और ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी बहुत लिखना आसान है लिखना, मैं आपको उसकी भी क्लास वगैरह मैं उसको भी समझा दूंगा किस तरीके से आंसर लिखना है। बहुत आसान है लिखना, लिखना भी आसान है, पढ़ना भी आसान है। आपको भी टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पर्सपेक्टिव्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कोई थिंकर किस तरीके से सोचता है। जिस दिन आपको क्लियर हो गया कि भैया कार्ल मार्क्स से कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोच रहा है तो ये शादी के बारे में क्या बोलेगा, आप उस दिन अपने आप ही कोट करने लगेंगे। आपको बिल्कुल चिंता मत करिए इस बात की, लेकिन ट्रस्ट में आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा और आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा तो सच में कोई ऑप्शन नहीं है, याद तो आपको रखना पड़ेगा। ये रट्टा मार के रखिए, आप लिख लिख के याद करिए, पर आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। इसलिए मैं टॉप हेडिंग वाइज पढ़ा रहा हूँ कि एक हेडिंग में आपको पता होना चाहिए कि कितने कौन सा थिंकर मुझे याद रखना है। एटलीस्ट आपको डेफिनेशन में एक हाथ थिंकर आना चाहिए और आपके आंसर में कम से कम 4 से 5 थिंकर आने चाहिए अगर आप एक 15 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो। नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। याद रखिए, अगर आप नहीं कर सकते लेकिन एक दूसरा आदमी बैठा है, भारत में इतनी आबादी है, एक दूसरा आदमी बैठा है जो कर लेगा और उसको नंबर भी मिल जाएंगे। ये बात आप याद रखिए, ठीक है? तो इसलिए आपको भी करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं आपके हेनरी प्रियन, मेडिवल सिटीज है इनकी किताब। हाईलाइटेड द रिवाइवल ऑफ ट्रेड एंड टाउन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मेडिवल पीरियड। टुवर्ड्स द एंड ये सब चीजों का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और तभी से वहां से ही आप देखेंगे कि 15वीं शताब्दी के बाद ही जो चेंजेस है वो दिखना चालू होते हैं, क्योंकि ट्रेड अब बढ़ने लगा है। ट्रेड बढ़ने लगा है, लोग आपस में बात करने लगे कि तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है कि हाँ यार हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो और गलत हो रहा है, ये देखो। तो ऐसे लोग बात करने लगे और आइडियाज जो है एक्सचेंज होना शुरू होते हैं यहाँ से। एक्सप्लेन द ट्रांजिशन टुवर्ड्स द कमर्शियल सोसाइटी। मैक्स वेबर, इन्होंने किताब लिखी है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। हम जब मैक्स वेबर पढ़ेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहां पे हम बहुत गहराई में डिस्कस करेंगे कैपिटलिज्म का राइज किस तरीके से होता है बिकॉज ऑफ रिलीजन। एनालाइज हाउ मेडिवल रिलीजियस वैल्यूज लेटर गिव वे टू द रैशनल कैपिटलिज्म। जो कैल्विनिज्म की आपकी थ्योरी है वो किस तरीके से इमर्ज होती है। लेकिन कैल्विनिज्म इज अ प्रोटेस्टेंट एथिक, नॉट अ कैथलिक एथिक। तो कैथलिक नहीं है, प्रोटेस्टेंट है। जब चेंजेस आना शुरू हुए तभी कैल्विनिज्म का डेवलपमेंट हुआ एंड दैट लेड टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। Connects medieval Europe with modernity. Karl Marx, the German ideology, views feudalism as a historical stage preceding capitalism. Historical materialism का थर्ड स्टेज फ्यूडलिज्म है एंड द फोर्थ स्टेज इज कैपिटलिज्म। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको अगर पॉइंट लिखना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। इसके बाद आते हैं आपके रॉबर्ट निस्बेट, द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन है इनकी किताब। Argued that sociology emerged from the breakdown of medieval social order, links medieval decline with the rise of modern sociology। जहां से डिक्लाइन शुरू होता है मेडिवल यूरोप का और वहां से ही धीरे धीरे सोशियोलॉजी पिक करने लगता है। ओके, तो मेडिवल सोशल ऑर्डर वाज बेस्ड ऑन, किस बात पे बेस्ड था? जो सोशल ऑर्डर था बेसिकली वहां का मेडिवल पीरियड का यूरोप में, फ्यूडलिज्म, लैंड बेस्ड इकोनॉमी हम बात कर चुके हैं, रिलीजियस अथॉरिटी चर्च की ये भी हम बात कर चुके हैं, हेरिडिटरी प्रिविलेजेस इसका हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ अचीवमेंट। जिस तरीके से भारत में हो रहा था कास्ट बेस्ड, जो हमारा वर्ण बेस्ड सिस्टम था एक्चुअली, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण वर्ग में, आपका शूद्र का बेटा शूद्र वर्ग में, ये वाला सिस्टम चल रहा था। सिमिलरली देयर आल्सो दे हैड क्लासेस। तो क्लासेस किस तरीके से होते थे कि किंग हो गया आपका ऊपर एक, ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर आ जाएगा आपका चर्च किंग, ठीक है, यानी आप इसको एक बड़ा सा डब्बा मान लीजिए। चर्च जो किंग था वो चर्च के नीचे रहता था। हम बेसिकली जो बात करेंगे वो चर्च की करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आते थे नोबल्स या क्लर्जी। अब नोबल्स होते थे किंग के, जो किंग के लॉर्ड्स वगैरह हो गए वो नोबल्स हो गए आपके, ठीक है। और क्लर्जी आपकी आ जाती है चर्च के अंडर, ठीक है, जो बिशप, फादर और उसके बाद आपकी नन्स, ये सब आपके जो है क्लर्जी का पार्ट बन जाते हैं। और इसके नीचे आते थे, सबसे नीचे आते थे सर्फ्स। सर्फ्स मतलब पेजेंट्स, जो लोग खेत में काम करते हैं, रेवेन्यू चुकाना जिनका काम है, जिनका काम है टैक्स देना,
और इनके टेक्स्ट पे जो ऐश करते थे ये ऊपर की ये दोनों क्लासेस करा करती थी। तो हेरिडिटरी प्रिविलेजेस इस तरीके से है कि देखिए क्लर्जी में तो शादी करना अलाउड नहीं था, ठीक है, जो आपका इंस्टीट्यूशन है ऑफ चर्च उसमें शादी करना अलाउड नहीं है। तो नोबल्स वगैरह जो है ये लोग के जो बच्चे हैं वही लोग आगे राज करेंगे, उन्हीं को फ्यू जो आपकी जमीन है वो हेरिडिटरी राइट के तौर पे मिलेगी, उन्हीं को जो गवर्नमेंट में पोजीशन है वो हेरिडिटरी राइट के टाइम पे मिलेगी। किंग जो है, किंग को बोला गया था डिवाइन रूलर। किंग के हाथ में, किंग को यह अधिकार था कि चर्च ये कहता था कि भगवान ने तुम्हें चुना है राज करने के लिए इन लोगों पे, डिविनिटी से जोड़ा गया था किंग को, कि भगवान ने अधिकार दिया है आपको कि आप राज कर सकते हैं, और ये राज तब तक ही मेंटेन रहेगा जब तक भगवान का आपके ऊपर हाथ रहेगा, और भगवान का हाथ तब तक आपके ऊपर रहेगा जब तक चर्च आपसे खुश रहेगा। इस तरीके से जो है राजा भी डरा हुआ रहता था चर्च के आदेशों पे, चर्च ने जो बोल दिया है वही होना है, नहीं तो लेजिटिमेसी छीन ली जाएगी और राजा को हटा दिया जाएगा। क्योंकि जो ये समाज है सर्फ्स वाला, ये भी उसी भगवान में मान रहा है, ये भी उनसे डर के चल रहा है। हर इंसान जो है वो चर्च से डर के चल रहा है, उन चर्च की परमिशन के बिना कुछ नहीं किया जा सकता था। इस तरीके से ये चीजें बनती गई। और अचीवमेंट की बात अगर हम करें, कोई कितना भी अगर महान हो, कोई कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, अगर कोई साइंटिफिक टेम्पर हो, उसे सीधे जिंदा जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था एक खंबे से बांध के। उसमें और कोई दो राय होती ही नहीं थी, ना कोई डिस्कशन होता था, ना कोई बात होती नहीं, ना किसी को आपको सबूत रखना पड़ता था ऐसा कुछ हो रहा है। इतनी सारी जो हम विच हंटिंग की कहानी सुनते हैं कि यूरोप में और स्पेसिफिकली ईस्टर्न यूरोप में, जो स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, फिर आपका जो ये ट्रांसल्वेनिया वाला जो रीजन है, यहाँ पे हम इतनी विच हंटिंग की बातें सुनते हैं, आपका ईस्टर्न जर्मनी वगैरह, यहाँ से बहुत कहानियां मिलती हैं इनकी विच हंटिंग की। क्यों मिलती हैं? विच हंटिंग की जो बेसिकली रिलेशन है वो इस चीज से है कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वो मत करिएगा, इसको ज्यादा गहन तरीके से मत सोचिएगा, एग्जांपल के तौर पे, लेकिन ये ऐसा ही होता था कि उस समय, अब इस समय की बात नहीं, उस समय जो चर्चेस वगैरह रहते थे, देखिए अब ये लोग शादी वगैरह तो करते नहीं थे, ठीक है, फादर बिशप वगैरह, बट वी ऑल नो दैट एवरीवन हैज डिजायर्स, यू आल्सो नो दैट। सपोज समबडी फ्रॉम क्लरिकल या क्लर्जी बैकग्राउंड, वो घूम रहे हैं, उनको कोई महिला पसंद आ गई वगैरह जो भी है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बस एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वो ऐसे घूम रहे हैं और उनको कुछ ऐसा महिला पसंद आ गई वगैरह, तो वो पहली चीज वो बोलते थे कि टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप और समथिंग, ठीक है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ समाज, कि भैया यहाँ से मालूम नहीं पड़ना चाहिए किसी को, ऐसा ऐसा। सपोज शी एग्रीज, ठीक है, तो रिलेशन, लेकिन अगर जब वो रिश्ते के बारे में समाज को मालूम पड़ेगा तो ही विल से कि ये विच है या इसके ऊपर शैतान वो है, और इसने मुझे अपने काबू में कर लिया, दैट्स व्हाई आई डिड ऑल दिस। तो भी जो क्लर्जी वाला है इससे माफी मिल जाएगी, लेकिन उस महिला को, बिकॉज ऐसा उसने कह दिया, मैन ऑफ गॉड ने ये कह दिया कि इसने ऐसा ऐसा किया है, तो शी विल बी पनिश्ड, और पनिशमेंट था डेथ। इसके अलावा कोई पनिशमेंट नहीं एग्जिस्ट करता था उस समय, कोई जेल, कोई काल कोठरी, कुछ नहीं, सीधे मौत, यही फंडा था उस समय का। तो इस तरीके से वो लोग डरा के रखते थे, इस तरीके से वो लोग कंट्रोल में रखते थे जो जनता है उसको। एग्रीरियन इकोनॉमी विद लिमिटेड मोबिलिटी, पूरी कुछ भी आप कर नहीं सकते थे, अगर आप खेती किसानी वाले परिवार में तो आप वही रहेंगे, आप कभी भी जाके सैनिक नहीं बन पाएंगे। ओके। रिजिड सोशल हायरार्की, ये वाली जो हायरार्की मैंने बताई बहुत ही रिजिड थी, इसको ब्रेक करना लगभग नामुमकिन था, 1000 सालों तक इसे ब्रेक किया ही नहीं जा सकता था, 1000 सालों तक। As a result, independent thinking and scientific investigation remained limited. These conditions later created a demand for intellectual and social transformation, paving the way for Renaissance. यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके बाद जो है इतने लोग त्रस्त हो गए थे इस समस्याओं से कि आइडियाज डेवलप होते हैं कि यार इनके अगेंस्ट भी तो जाया जा सकता है, होल का पूरा समाज भी तो इसके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। एक, चलिए समाज नहीं होता, कुछ लोग हो जाए तो शायद बाकी लोगों की हिम्मत बढ़े। यही वाली जो मैंने कहानी बताई विच हंटिंग की, लिमिटेड सोशल मोबिलिटी की, रिजिडिटी की, समाज में इतनी तकलीफें बढ़ गई थी कि लोगों ने बोला कि नहीं भैया, हमको नहीं चाहिए, हम कुछ अपना कुछ और चेंजेस लाते हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से ट्रेड बढ़ने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा हो तो आइडियाज का एक्सचेंज भी होने लगा। जब आइडियाज का एक्सचेंज हुआ तो यहाँ लोगों को जो लोकल आइडियाज थे वो अब धीरे धीरे पैन यूरोपियन आइडियाज में कन्वर्ट होने लग गए, आइडिया वो शिफ्ट हो के।
मैं ये नहीं कह रहा कि सारे चर्च के सारे ही लोग खराब होंगे, कहीं पे उन्होंने अच्छा काम भी किया होगा, बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, जैसे मिशनरी चलाते थे, खाना बांटते थे फ्री में, करे हैं इनने काम अच्छे, लेकिन बुरे भी बहुत सारे काम करे हैं, हम इसे नकार नहीं सकते। ओके, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये देखिए आप एग्जांपल क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप ये एग्जांपल, अगर आप भी सर्च करेंगे डार्क एजेस, अगर आप गूगल इमेजेस पर सर्च कर लीजिए, मुझे भी वहीं से मिला है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये पेंटिंग, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। ये एक गार्ड है, ठीक है, राजा का गार्ड, आप देख रहे हैं भाला है इसके हाथ में, ठीक है। ये चर्च है आपका बैकग्राउंड में दिख रहा होगा आपको, सबसे बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे चर्च है, सबके घर छोटे छोटे हैं बेचारे, सब गरीब लोग हैं, लेकिन चर्च है सबसे बड़ी बिल्डिंग और प्रोटेक्टेड है, फेंस लगी हुई है, तो यानी चर्च के पास रिसोर्सेस थे। ये आपका बिशप खड़ा है इस गांव का, जो कि पढ़ रहा है कुछ, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक गार्ड खड़ा है बंदूक लेके, ये भी देख सकते हैं आप। ओके, ये है आदमी एक चिल कर रहा है, पता नहीं क्या देख रहा है। यहाँ पे दो आदमियों को, एक महिला को और एक पुरुष को जलाया जा रहा है, कुछ कर रहे होंगे, कुछ उन्होंने कुछ नई खोज करी होगी, या किसी अ, इंसान जिसको प्लेग है, जिस उस समय ये था कि भैया जिसको लेप्रोसी है मान लीजिए, वो भी, उसके ऊपर भी शैतान सवार है, कोई पागल है, उस अगर कोई किसी का मेंटली डिस्टर्ब्ड है कोई, या किसी के साथ कोई मेंटल इशू है, उसके ऊपर भी शैतान सवार है, ये का बातें करी जाती थी। हम आज भी देखते हैं कुछ कुछ समाजों में, कुछ कुछ समाज के तबकों में, कि शैतान सवार हो गया तो उसने गलत हरकत कर दी। ऐसे कैसे शैतान सवार हो सकता है किसी के ऊपर? तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, तो इनको भी क्या किया जा रहा है, इनको जिंदा जलाया जा रहा है, और यहाँ पे लोग हाथ सेक रहे हैं अपनी, क्योंकि इतनी गरीबी है कि लोगों के पास घर में आग जलाने के लिए पैसा नहीं है, तो लोग यहाँ पे हाथ सेकते हैं। तो ये लोग इतने डिसेंसिटाइज हो गए थे, लोगों के यानी संवेदनशीलता खत्म हो गई थी पूरी तरह, सिंपैथी सिंपैथी पूरी तरह खत्म हो गई थी, क्योंकि ये रोज का माहौल था वहां पे, कि रोज किसी ना किसी को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि यहाँ पे बिशप खड़े हैं, यहाँ पे गार्ड्स देख रहे हैं कि हाँ जला जलाएं, तो ये कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उसे गार्ड रोक रहा है। इस तरीके की अमानवीयता उस समय प्रेवलेंट थी यूरोप में। द डार्क एजेस डिड नॉट क्रिएट सोशियोलॉजी, द रिएक्शन अगेंस्ट द डार्क एजेस डिड। यहाँ से जो रिएक्शन आता है डार्क एजेस के, इतने लोग त्रस्त हो गए थे कि उन्होंने बोला कि हमें अब चेंज लाने की जरूरत है, बदलाव लाने की जरूरत है। वहां से जो है इवोल्यूशन होता है, पुनः जागरण का, जो है रेनेसां का, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फ्यूडल मेनोरियल सिस्टम मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। एक, आपने अगर जैंगो देखी होगी तो वो अमेरिकन है एग्जाम्पल, लेकिन मैं प्रेवलेंट है वहाँ पे, यहाँ पे भी थोड़ा सा। एक घर होता था, बड़ा सा मैनर होता था, और आजू बाजू हजारों हजारों एकड़ का जमीन होती थी, और उसके ऊपर बहुत सारे स्लेव्स वगैरह या लोग जो पेजेंट्स और सर्व्स से वो काम करते थे। और इस घर का एक नोबल हुआ करता था, ठीक है, जिसको परमिशन थी राजा से कि हाँ तुम इन लोगों से काम कराओ, मुझे रेवेन्यू ला के दो। तो ये राज करते थे कुछ लोग, लिमिटेड पीपल, दे यूज्ड टू रूल, जिन्हें हम लॉर्ड्स, ड्यूक्स या अर्ल्स ये कहते हैं, ठीक है। लॉर्ड्स, ड्यूक्स, अर्ल्स, ये आपका जो है वर्ड्स ये यूज होते हैं इनके नाम के आगे, ठीक है। तो ये लोग ये है, ये मैनर्स को रूल करते थे, और आजू बाजू इनके पास जमीन होती थी जिसपे सर्फ्स काम किया करते थे। क्रूसेड्स हुए बहुत, क्रूसेड मतलब होली वॉर। क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से जो है आपका, क्रिश्चियन जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से क्रूसेड्स होते थे, किसके अगेंस्ट होते थे? क्रूसेड्स, क्रूसेड्स होते थे हेरेटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है, पेगन्स और मुस्लिम्स, ये तीन लोगों के अगेंस्ट क्रूसेड्स करे जाते थे। क्रूसेड्स वर होली वॉर्स लेड बाय द चर्च, चर्च मतलब फ्रॉम द वेटिकन से परमिशन मिलती थी कि जाओ जाके लड़ो, तो राजा को जाना पड़ता था लड़ने के लिए, वो होते थे क्रूसेड्स। तो हेरेटिक्स का मतलब ट्राइबल्स, ये मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल मैं दे दूंगा ट्राइबल्स का। जो यूरोप में जो ट्राइबल्स हैं आपके, स्लोवेनियंस थे, स्लोवाक्स, ये बहुत सारी ट्राइब्स हुआ करती थी, जिप्सीज, बहुत सारी ट्राइब्स हुआ करती थी यूरोप में भी। उनके अगेंस्ट जो होते थे लड़ाइयाँ, हेरेटिक्स तो बोला जाता था उनको, वो होते थे आपके क्रूसेड्स। फिर पेगन्स, somebody who believes in other gods। इसमें आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं वाइकिंग्स का। वाइकिंग्स यूज्ड टू बिलीव इन अदर गॉड्स, दे हैड देयर ओन पैंथियन ऑफ गॉड्स, अलग अपने उनके भगवान हुआ करते थे, ठीक है। उनके अगेंस्ट भी लड़ाई लड़ी गई बाय द चर्च,
धीरे धीरे जाके पूरा का पूरा जो आपका स्वीडन, फिनलैंड और आपका नीदरलैंड से ये भी जाके क्रिश्चियन बन जाता है इन्हीं लड़ाई की वजह से, तो यहाँ सक्सेसफुल होता है। मुस्लिम्स, स्पेन अगर आपको पता है, Spain used to be a Muslim country at that particular moment of time. Earlier, Spain used to be a tribal society. Then Christianity came, तो क्रिश्चियन बन गए वो लोग। आफ्टर रोमन एम्पायर्स लॉस तो क्रिश्चियन बन गए वो लोग। तो क्रिश्चियन बनने के बाद फिर मोरक्को से फिर यहाँ से इस्लाम गया उस तरफ, ठीक है, स्ट्रेट क्रॉस मेडिटेरेनियन सी और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्रॉस करके वहां पे जाके फिर उन्होंने पूरा स्पेन और आइबेरियन पेनिसुला, जो आपका आइबेरियन पेनिसुला, जिसमें आपके दो देश आते हैं स्पेन और पोर्चुगल, उसको पूरा मुसलमान बनाया गया, पूरा इस्लामिक कन्वर्जन हुआ उसका। उसके बाद फिर से उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी गई। तो अब दो जगह पे लड़ाई लड़ रहे थे मुस्लिम से, जो आपका जो क्रिश्चियन यूरोप था वो मुस्लिम से दो जगह लड़ाई लड़ रहा था। एक जगह स्पेन में लड़ रहा था और दूसरी जगह वो लड़ रहा था जॉर्डन में। जॉर्डन, टर्की, सीरिया, इसराइल, ये वाला रीजन, यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा था। तो बहुत सारी कहानियां हैं, आपने सलाउद्दीन के बारे में सुना होगा अगर आपने, ठीक है, वो कहानी है, बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। एक मूवी थी द किंगडम ऑफ गॉड, उसमें क्रूसेड वॉर के बारे में बताया गया है काफी कुछ। तो ये हमें क्रूसेड्स भी देखने को मिलते हैं, और ये जंगें छेड़ी गई चर्च के द्वारा ऑन बाकी का जो आपका आजू बाजू का जो हिस्सा है, दैट वर नॉट येट क्रिश्चियन, उनके ऊपर लड़ाई। ये इसको होली वॉर ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग जो है भगवान, ये ईश्वर के इसमें यानी रुकावट है, ईश्वर का जो काम है उसमें रुकावट है, और हमें इनसे लड़ना पड़ेगा, जानबूझ के लड़ना पड़ेगा ताकि हम इसे रोक सकें। कुछ क्रूसेड जो है वो इस्लामिक इन्वेजन की वजह से भी हुए हैं, क्योंकि इस्लाम जो है इट स्टार्टेड पुशिंग इन यूरोप, जैसे हमने स्पेन के बारे में देखा। लेकिन कुछ जो है वो इसलिए भी हुए हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है इट वांट्स टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि बेथलेहम हो गया, जेरूसलम हो गया, क्योंकि वो मानते थे कि भाई जीसस का जो जन्म हुआ है वो इस रीजन में हुआ है, तो हमें इसके ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है, इस रीजन के ऊपर। ओके, डोमिनेंस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, ओके, इंक्विजिशन एंड ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ इज प्लेग, प्लेग वगैरह बहुत फैल रहा था इस समय पे वहां पे, ठीक है, रैट्स की वजह से और गंदगी की वजह से, तो इस वजह से भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, विच वीकेंड द फ्यूडल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सेलरेटेड सोशल चेंज। इतने परेशान हो गए थे लोग मर मर के, और इतना प्लेग्स देख देख के, ब्लैक डेथ वगैरह देख देख के, कि इन लोगों ने आंदोलन करना और नई सोच लाना और चीजें बदलना ज्यादा प्रेफर किया। द ट्रेजेक्टरी ऑफ सोशल चेंज वॉज देयरफॉर डिफरेंट, इलस्ट्रेटिंग द हिस्टोरिकल ट्रांजिशन आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका अगर आप ये लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से सोशल चेंज आया वहां पे, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, छोटी छोटी चीजें, कि ये छोटी छोटी चीजें बनके जब एक साथ कल्मिनेट होना शुरू होती है तब हमें वो चेंज बड़ा दिखाई देने लगता है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म नहीं होती सिविलाइजेशन में, हर हर जगह पे अलग अलग होती है। हमको भारत में जैसे आंदोलन बहुत टाइम के बाद आया, 1947 में गांधी जी के आने के बाद हमें यहाँ आंदोलन देखने को मिलता है, उसके पहले हमें सीधे 1857 में मिलता है। बीच में तो कोऑपरेशन का पीरियड था, कांग्रेस बनी, उन्होंने अपने कुछ तथ्य रखे कि ब्रिटिश थे, उन्होंने बोला हाँ ठीक है बेटा कोई बात नहीं हम एक्सेप्ट करते हैं, उनने एक्सेप्ट करे, तो टू एंड फ्रो बातें चल रही थी, तो ये कोऑपरेशन का पीरियड था। लेकिन जो रिवॉल्यूशन का पीरियड आया वो काफी बाद में आया, 1920 के बाद हमें देखने को मिलता है रिवॉल्यूशन। Why is it important for sociology? Dark Ages का concept, हाँ. The limitations of Dark Ages created conditions for Renaissance, scientific revolution, enlightenment, commercial revolution and industrial revolution. जो ये conditions create हुई Dark Ages में, जो 1100 साल की तकलीफ थी, उसकी वजह से इतने जल्दी जल्दी चेंज आना शुरू होता है। एक चेंज आया, हाँ हम ये कर सकते हैं, चलिए कुछ और चेंज करने की कोशिश करता है, चेंज आता चला गया, आता ही चला गया, जब तक मॉडर्निटी तक अप्रोच नहीं कर दिया इन लोगों ने। Together, these transformations ultimately led to the emergence of sociology and the scientific discipline. ओके, तो डार्क एजेस, फेथ ओवर रीजन, धर्म जो है आपका विश्वास जो है भगवान पे वो सबसे बड़ा है, रीजन से भी ऊपर है, आपकी सोच से भी, आपकी शक्ति से भी, बुद्धि से भी ऊपर है। रेनेसांस, रीजन बिगिन टू चैलेंज फेथ। अब जवाब, सवाल जवाब शुरू होता है रेनेसां में कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, भगवान को ये अधिकार किसने दिया, इस राजा को ये अधिकार किसने दिया, मेरे अपने क्या अधिकार है, क्या मेरा यही है क्या कि मैं जिंदगी भर खेती करूं और मर जाऊं खेती कर करके, और उसके बाद मेरा बच्चा खेती करे और फिर वो मर जाए और ऐसी पीढ़ियां चलती रहे। ये हमारा कुछ और भी है, भगवान ने हमारे लिए, हम क्या उनके उसके बच्चे नहीं है भगवान के, कि उसने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, उसने तुम्हारे लिए सोचा कि तुम इतने आराम से लेविश लाइफ जी रहे हो और मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ, हल यानी खेत जोत रहा हूँ पूरा बैठ के आपका, ये सारी बातें होने लगी। Thus the Dark Ages served as a historical backdrop against the Renaissance, against which the Renaissance emerged. यहाँ से जो है
ये वो पर्दा है जहाँ से अब पुनः जागरण की शुरुआत हमें मंच पे दिखाई देना शुरू होती है। यहाँ से पुनः जागरण पूरी अपनी एक शक्ति लेके आगे बढ़ता है, नए आइडियाज़, नई चीज़ें इमर्ज होती हैं। अब वो क्या होती हैं, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड आई ट्रूली बिलीव कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, मुझे मोटिवेशन का जो मेरा सहारा है, ठीक है, वो फिलहाल तो यही है कि आप कितना सब्सक्राइब करते हैं मुझे। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी तरीके से ये आप चीज़ें आपको डिलीवर कर सकूँ। ऑलराइट गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ये नोट्स ज़रूर डाउनलोड करिएगा। भले ही आपको, चलिए मैं मान लेता हूँ आपको नहीं पढ़ना मुझसे, पर नोट्स ज़रूर डाउनलोड करिए, आपके बहुत काम आएंगे, आपके हर जगह काम आएंगे। आंसर राइटिंग में और समझने में इस टॉपिक को, अगर आप कहीं और से भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ नोट्स डाउनलोड करिए टेलीग्राम से, बहुत फ़ायदा होगा आपको। अदर देन दिस, अगर आपका कोई दोस्त है जो सोशियोलॉजी के लिए कुछ भी तैयारी कर रहा है, नेट की हो गई या यूपीएससी की हो गई या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ रहा है, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा, उसे भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लस आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका तो आप लाइक कीजिए। मैं बस यही आपसे गुजारिश करता हूँ। राइट गाइस, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट रेनेसांस और पुनर्जागरण किस तरह आता है यूरोप में, हम इसकी बात करेंगे। टिल देन, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।